स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो कल हम एक चैप्टर का सेल चैप्टर का शुरुआत किए थे और उसमें कुछ टॉपिक बताए थे सेल के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल क्या होता है, उसका खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इस सब के बारे में, और कोशिकांग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके टॉपिक में एक कोशिका के बारे में पढ़ना है, उसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये कौन सी कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका? ये सबसे पहले धरती पर आने वाला कोशिका है। सबसे पहले जब भी धरती पर कोशिका आया था, जब भी बना था, उसी का ये पहला कोशिका है। इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसा कोशिका? प्रोकैरियोटिक। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, मान लीजिए ये यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी है, ठीक है। ये पानी में क्या हुआ? एक कोशिका का निर्माण हुआ। पानी में किसका निर्माण हुआ? एक कोशिका का निर्माण हुआ, और इसी को बोल दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको क्या बोल दिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये क्या बात हुई, देख लीजिए। ये पानी था तो बाहर भी कुछ पानी रह गया। पानी में कोशिका बना तो बाहर में भी पानी रह गया, और कोशिका के अंदर में भी पानी रह गया। तो जो बाहर में पानी रहा उसको नॉर्मल पानी बोलते हैं, और जो कोशिका के अंदर पानी रहा इसको अलग नाम दे देते हैं, जिसको बोला जाता है जीव द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो हमारे स्वान साहब थे, उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक कोशिका के बाहर एक विशेष आवरण होता है, जिसे आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये जो भी कोशिका है, इसके बाहर जो भी आवरण है, इसको क्या बोल देंगे? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो इसी प्रकार से कोशिका डेवलप हुआ था। अब बात करते हैं कि ये कोशिका पानी में ऐसे बना, जो भी पानी कोशिका के अंदर था उसको क्या बोले? जीवद्रव्य। और जो भी कोशिका का आवरण है उसको क्या बोले? कोशिका झिल्ली। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। कैसी बदलाव? इसमें डीएनए का निर्माण हुआ। इसके साइटोप्लाज्म में, इसके जीवद्रव्य में किसका निर्माण हुआ? डीएनए का निर्माण। कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए ये एक कोशिका है, और एक कोशिका से कितना कोशिका बनेगा? दो कोशिका शुरुआत में। तो अगर जो ये एक कोशिका से दो कोशिका बनाना है, इसमें बनाने में मान लीजिए लाखों करोड़ों साल लग गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके अंदर एक नया कोशिकांग डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं डीएनए। उसको क्या बोलते हैं? डीएनए। और डीएनए होता क्या है? उसके पास इस जीव द्रव्य में जो भी रासायनिक अभिक्रिया चलता है उसके जानकारी को वो जमा रखता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग चिप में गाना भरा लेते हैं, मन पसंदीदा गाना सुनते हैं, उसी प्रकार से इसमें डीएनए का निर्माण हुआ, और डीएनए के पास वो सारी जानकारी था जो एक कोशिका से दो कोशिका बनाता है। तो अगर डीएनए रहेगा तो एक कोशिका से दो कोशिका जब चाहेगा तब बन जाएगा। डीएनए कोशिका नहीं रहेगा तो क्या पता फिर से लाखों करोड़ों साल इंतज़ार करना पड़े, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बदलाव आना शुरू हुआ, और इसमें डीएनए का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? डीएनए का। तो ये क्या हो गया? ये डीएनए या इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। डीएनए या इसको क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। डीएनए ही नॉर्मल रखिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसमें डीएनए का निर्माण हुआ। अब ये जो कोशिका आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इसी को बोला गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसा कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या आपको दिख रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक लाइन यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, बताइए तो। डीएनए पाया जाता है जीव द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये कोशिका है, ये जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में किसका निर्माण हुआ? डीएनए का। तो डीएनए का लोकेशन क्या है प्रोकैरियोटिक में? डीएनए कहाँ पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में? तो बताइए, जीव द्रव्य में, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाएगा? जीव द्रव्य में। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक और एक आया यूकैरियोटिक। उसके बाद कौन सा कोशिका आया? यूकैरियोटिक। उसमें क्या लोचा है देखिए थोड़ा सा, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करके बता दें। इधर बना यूकैरियोटिक। कैसा कोशिका बना इधर? यूकैरियोटिक।
ये कैसा कोशिका है, इसको अलग नाम क्यों दिया? ये एक कोशिका था, ठीक है, इसमें जो भी पानी होता है इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें डीएनए का निर्माण हुआ, ठीक है, डीएनए बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस डीएनए को भी एक और कोशिका का आवरण घेर लिया, कोशिका झिल्ली का आवरण इस प्रकार से घेर लिया, और इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए डायरेक्ट जीव द्रव्य में मिलता है, यूकैरियोटिक में डीएनए केंद्रक के अंदर मिलता है। तो ये कुछ दो डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। अगर पूछेगा इसमें डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, इसमें डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, तो क्या बोलिएगा? केंद्रक में। कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक में। तो ये दोनों अंतर हो गया। और सेम चीज़, इसके पानी को भी जीव द्रव्य बोलेंगे, इसके आवरण को भी क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका के आवरण को कोशिका झिल्ली, और कोशिका के अंदर जो पानी है उसको जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कैसे कैसे बना हुआ होता है, उसमें कितना लेयर होता है, कितना सरफेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है ना, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे बना होता है, इसमें कौन कौन सा आवरण होता है, कोशिका आवरण क्या होता है, पृष्ठीय सतह क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका आवरण पाया जाता है, और कोशिका आवरण में 3 चीज़ आता है। कितना चीज़ आता है? 3 सतह आता है। देखिए कौन कौन। ये जो बाहर में आपको काला वाला सतह दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर वाले सतह को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद बीच में जो आपको लाल वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। फिर उसके अंदर जो ब्लू वाला दिख रहा है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। वो तो बता ही दिए, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में ये जो 3 सतह पाया जाता है, पहला कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा कौन? कोशिका भित्ति, और तीसरा अंदर वाला सतह कौन? कोशिका झिल्ली। इन तीनों सतह को मिला करके, इन तीनों सतह को मिला करके बोलते हैं कोशिका आवरण। इन तीनों सतह को मिला करके क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण। और ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका आवरण मिलता है, उसमें कितना सतह पाया जाता है? 3 सतह। कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर वाला कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर वाला कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, जो भी कोशिका के अंदर पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो इसके अंदर जो भी पानी पाया जा रहा है उसको क्या बोल दिए? जीव द्रव्य। अब जानते हैं इसके सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में, पृष्ठीय संरचना के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक के सरफेस पर, सरफेस मतलब सतह पर 3 पृष्ठीय संरचना देखने को मिलता है। कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला मिलता है फ्लैजिला। पहला क्या मिलता है? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का फोटो बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से फ्लैजिला मिलता है। ये देखिए जो फोटो बना रहे हैं, किसका फोटो बना रहे हैं? फ्लैजिला का फोटो, ठीक है ना। ये जो फोटो बना, ये किसका फोटो बना? फ्लैजिला का। और ये बीच में जो भी था, ये क्या था? इसका अलग 3 भाग है, इसलिए तीनों अलग अलग रंग से रंग रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये जो भी एक संरचना पाया जा रहा है, इसके कोशिका के आवरण में पाया जा रहा है, कोशिका के सतह पर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पृष्ठीय संरचना। कैसा संरचना? पृष्ठीय संरचना। और देखिए क्या होता है, और यहाँ पर होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से रोम, इसको क्या बोलते हैं? झालर। और आगे देखिए और क्या होता है, कैसी संरचना होती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा वाला भी संरचना देखने को मिलता है, ऐसा वाला,
इस प्रकार से, ठीक है ना। और सबका अलग अलग नाम है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? झालर। इसको बोलते हैं झालर। ये जो संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं रोम। इसको क्या बोलते हैं? रोम। इंग्लिश भी लिख दे क्या? इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है। और इसको बोलते हैं, रोम को इंग्लिश नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, फ्लैजिला को बोलते हैं फ्लैजिला ही, फ्लैजिला, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या दिख रहा है कि ये जो तीन को संरचना बनाए, एक फ्लैजिला, दूसरा झालर, तीसरा रोम, तो ये तीनों संरचना आपको कहाँ पर दिख रहा है? बैक्टीरिया में कहाँ पर दिख रहा है? तो आवरण पर, कोशिका के आवरण पर, यानी कि कोशिका के सतह पर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? कोशिका के सतह पर। तो फ्लैजिला और झालर और रोम तीनों को मिला करके बोलते हैं पृष्ठीय संरचना। कैसी संरचना? पृष्ठीय संरचना। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में तीन पृष्ठीय संरचना का नाम लिखे, तो क्या क्या लिखना है? फ्लैजिला लिखना है, और क्या लिखना है? झालर लिखना है, और क्या लिखना है? रोम लिखना है, ठीक है ना। आगे, ये फ्लैजिला के भी तीन भाग होते हैं। कितने भाग? तीन भाग। इसीलिए मैं देखिए तीन तीन रंग, अलग अलग रंग से बनाए हैं, ठीक है ना। सबको अलग अलग भाग बोलते हैं। इसको बोलते हैं, हरा वाला भाग को बोलते हैं आधारीय भाग, आधारीय भाग। बीच वाला जो ब्लू वाला भाग है, ब्लू वाला, इसको बोलते हैं हुक। इसको क्या बोलते हैं? हुक, ठीक है। और जो लाल वाला दिख रहा है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। तो ये तीनों स्ट्रक्चर किस में पाया जा रहा है? फ्लैजिला में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है? फ्लैजिला में पाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये जो संरचना आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मीजोजोम। ये वाला संरचना को क्या बोलते हैं? मीजोजोम। अब ये मीजोजोम क्या है? ये नया चीज़ कैसे आया? देखिए, कोशिका का जो भी अंदर वाला भाग है इसको क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो सतह कुछ प्रकार से बिखरा हुआ होता है, कुछ अजीब ढंग से होता है, उसकी संरचना अलग रूप से हो जाती है, बदल जाती है, उसी को बोलते हैं मीजोजोम। उसको क्या बोल देते हैं? मीजोजोम। नाम बदल देते हैं, क्यों? क्योंकि उसका संरचना बदल गया है। देख लीजिए, ऐसा पूरा संरचना है तो इसको क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो गया, उसको क्या बोल देंगे? मीजोजोम। तो यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये वाला को किस क्या बोलेंगे? मीजोजोम। इसको क्या बोलेंगे? मीजोजोम। ये हो गया। अब ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? जीव द्रव में। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? जीव द्रव में इसका डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डीएनए। इसको क्या बोल देंगे? डीएनए, ठीक है। आगे, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए मिलता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। ये क्या होता है? ये मेन डीएनए नहीं होता है। बैक्टीरिया का मेन डीएनए तो ये वाला है, ये जो बीच में बनाए हैं, और ये कहाँ पाया जा रहा है? जीव द्रव में। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये अतिरिक्त डीएनए होता है, मेन डीएनए नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बारे में 12th में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ओके। तो ये जो भी संरचना आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये किसकी संरचना है? प्रोकैरियोटिक की। किसकी संरचना है? प्रोकैरियोटिक की। तो आप इसको आराम से उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अपने कॉपी में बनाइए। और तीनों को समझा ही दिए हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोशिका आवरण में कौन कौन सा भाग आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स आएगा, 2 नंबर में कोशिका भित्ति आएगा, 3 नंबर में कोशिका झिल्ली आएगा, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक की सतह पर कुछ संरचना पाया जाता है, उसको बोलते हैं पृष्ठीय संरचना। इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? पृष्ठीय संरचना। पहला क्या आ जाएगा? फ्लैजिला, दूसरा क्या आ जाएगा? झालर, तीसरा क्या आ जाएगा? रोम, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है कुछ अजीब प्रकार से ढंग से बिखरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम। कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। इसमें मेन डीएनए ऐसा पाया जाता है, और एक अतिरिक्त डीएनए भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है ना। तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद सभी का काम जानेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है,
कोशिका भित्ति का क्या काम है, कोशिका झिल्ली का क्या काम है, इस सब के लिए, ठीक है ना। और फ्लैजिला क्या करता है, रोम क्या करता है, झालर क्या करता है, रोम क्या करता है, तो सभी का काम देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये सब होता क्यों है, बैक्टीरिया में क्या क्या काम करता है, इसका क्या काम है बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तो आगे बताते हैं। आगे प्रोकैरियोटिक के कुछ देखते हैं, इसके आकार के बारे में और उसके सभी के काम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और इसमें सबसे छोटा किसका होता है, एक नाम आता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम आता है, माइकोप्लाज्मा। इसका आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर। कितना आकार होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसी का एक सदस्य होता है, इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसका आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया का, जीवाणु का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। पूरे जो जीवाणु का आकार होता है कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार हो गया। सबसे छोटा आकार पूछेगा प्रोकैरियोटिक में तो क्या बोलिएगा, ये वाला नहीं बोलना है, पीपीएलओ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, माइकोप्लाज्मा। क्या बोलना है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का आकार सबसे छोटा होता है और इसका आकार पूछ देगा कितना होता है, तो क्या बोलना है, 0.3 माइक्रोमीटर बोलना है। क्या बोलना है, 0.3 माइक्रोमीटर। तो इसको छोटा क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो पीपीएलओ है ये भी एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही है, इसी का एक सदस्य का नाम है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जीवाणु का आकार पूछेगा तो क्या बोलना है, 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। अब जो भी फोटो बनाए थे प्रोकैरियोटिक का फोटो, उसमें क्या क्या आया था कोशिका आवरण में, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो सबके बारे में देखते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, बैक्टीरिया का जो बाहर वाला सतह होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करता है वो, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा त्वचा बाहर में पाया जा रहा है, ये शरीर के आंतरिक संरचना को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के जो बाहर वाला सतह था उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये कुछ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया में अलग अलग रासायनिक से बना होता है और वो क्या काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद कोशिका भित्ति का क्या काम होता है, देखिए आगे कोशिका भित्ति का क्या काम होता है। यह कोशिका के आकार को निर्धारित करता है कि कोशिका कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, चौखुट होगा, गोल होगा, कैसा कोशिका होगा। तो कोशिका का आकार कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, कोशिका भित्ति। कौन डिसाइड करता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का काम होता है आकार को निर्धारित करना। फिर होता है ये होता कहाँ है, कोशिका भित्ति कहाँ होता है, तो कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। फोटो बनाए ना, फोटो में देखिए कि कोशिका भित्ति कहाँ पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली के बाहर और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति और क्या काम करता है, ये कोशिका को फटने से बचाता है। कोशिका भित्ति बहुत हार्ड लेयर होता है, तो कोशिका के अंदर मान लीजिए पानी बढ़ गया, जीव तरफ बढ़ गया, तो अब ये कोशिका फट सकता है। तो वही जो कोशिका भित्ति है वो क्या करता है, कोशिका को फटने से बचाता है। और जो दो अलग अलग सेल है, मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ है, हो सके ये दोनों बैक्टीरिया आपस में चिपक जाए। इसीलिए ये जो कोशिका भित्ति होता है दो अलग अलग कोशिका को चिपकने से बचाता है, दो अलग अलग कोशिका को चिपकने से बचाता है, रोकता है। उसके बाद जानेंगे कोशिका झिल्ली का काम। कोशिका झिल्ली होता क्या है, इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले ये तो एक सजीव संरचना है। कैसा संरचना है, सजीव संरचना, मतलब जिंदा संरचना। और ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। इसके बारे में आगे यूकैरियोटिक में डिटेल से भी बताएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों में सेम होता है। दोनों में सेम कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली होता है और यूकैरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक जैसी संरचना का होता है और एक जैसा काम करता है। प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है और दोनों में संरचना भी सेम होता है और दोनों में इसका संरचना भी सेम होता है और दोनों में इसका काम भी सेम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली दोनों में सेम होता है। उसके बाद जानेंगे
पृष्ठीय संरचना के बारे में। तो बैक्टीरिया के पृष्ठीय संरचना में कौन कौन आता है? कल अभी वीडियो में बताए थे ना, फोटो में, बताइए। पहला फ्लैजिला होता है, दूसरा झालर होता है, तीसरा रोम होता है। तो यहाँ पर लिख दिए फ्लैजिला, झालर और रोम, इन तीनों को क्या कहते हैं? पृष्ठीय संरचना। तो जो झालर था, झालर बैक्टीरिया में क्या करता है? गति प्रदान करता है, बैक्टीरिया को गति प्रदान करता है। गति का मतलब बैक्टीरिया कैसे चलेगा, बुलेगा, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं, तो वो किसकी मदद से चलता है? फ्लैजिला की मदद से। किसकी मदद से? फ्लैजिला की मदद से। अगर ये फ्लैजिला बैक्टीरिया में पाया जाता है तो वो बैक्टीरिया चलता है, वो गति करता है। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता तो वो गति नहीं करता है। ये तो सिंपल सी बात हुई। हमारे पास पैर रहेंगे तो हम कहीं पे चल बुल सकते हैं, तो बैक्टीरिया के पास उसी प्रकार से फ्लैजिला रहेगा तो बैक्टीरिया चल सकता है। हमारे पास पैर नहीं रहेगा तो हम नहीं चलेंगे। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं रहेगा तो वो गति नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है वो बैक्टीरिया गति करता है, जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता वो बैक्टीरिया गति नहीं करता है। दूसरा है झालर। झालर क्या होता है? ये चट्टानों एवं पोषक तत्वों से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है, उसको चिपकाने में सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। कहीं पे दीवार पे चिपक जाता है, चट्टानों पे कुछ पोषक तत्वों से चिपक जाता है। अगला रोम। रोम का क्या काम है? ये लैंगिक जनन में मदद करता है। कौन से जनन में? लैंगिक जनन में। इसको पिलाई बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया। फिर आगे देखते हैं मीजोजोम का कार्य। किसका कार्य? मीजोजोम का कार्य। ये मीजोजोम क्या है? जो कोशिका झिल्ली था उसी गड़बड़ तरीके से बिखरा हुआ होता है, इसका आकार कुछ अलग होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। इसका काम होता है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। ये कोशिका के अंदर डीएनए का कॉपी बनाता है। किसका कॉपी बनाता है? डीएनए का। डीएनए का कॉपी करने का मतलब दो को, एक डीएनए था उसी के जैसा एक और डीएनए बना दिए, और ये कौन करता है? मीजोजोम करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। और मीजोजोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन क्या है? एक कोशिका से दो कोशिका बनना। एक पुराना कोशिका है उसे कितना कोशिका बनाना? दो नया कोशिका बनाना, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन में भी कौन मदद करता है? मीजोजोम। अगला है श्वसन। श्वसन, मीजोजोम श्वसन में भी मदद करता है। उससे कुछ ऑक्सीजन अंदर बाहर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर हो सकता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। श्रवण, श्रवण में भी मदद करता है। श्रवण कहने का मतलब क्या? वो वाला श्रवण जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, वो वाला श्रवण नहीं है। श्रवण का मतलब श्राव करना, कुछ निकालना। जैसे हमारे मुख में लार निकलते रहता है, श्रावित होते रहता है, उसी प्रकार से श्रवण में ये मदद करता है मीजोजोम। कौन मदद करता है? मीजोजोम। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे इसके डीएनए के बारे में, बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में। मिटाते हैं इसको, तब तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे देखते हैं बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, तो डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए, आप लोग डीएनए का फोटो इस प्रकार से किताब में देखे होंगे, देखे ना? तो ये अलग डीएनए है। बैक्टीरिया में ये वाला नहीं पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाता है वृत्ताकार, मतलब कि गोलाकार डीएनए। कैसा डीएनए? गोलाकार डीएनए। अब ये गोलाकार डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है दो ही धागा का और वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। इस प्रकार से, इस प्रकार से देख लीजिए। ये कैसा डीएनए दिख रहा है? गोलाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गोलाकार। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि गोलाकार डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? तो क्या बोलना है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कैसा डीएनए मिलता है, कैसा डीएनए देखने को मिलता है? गोलाकार डीएनए। ये गोलाकार डीएनए क्या होता है? गोलाकार डीएनए का दोनों धागा का दोनों सिरा आपस में जुड़ा हुआ होता है। दोनों धागा का दोनों सिरा आपस में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर बात करें हम यूकैरियोटिक की, किसकी बात करें? यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में कैसा पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में रेखीय डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है? रेखीय। रेखीय का मतलब ऐसा, एक लाइन वाला डीएनए, ऐसा। तो क्या इसका दोनों सिरा आपस में जुड़ा हुआ है? नहीं। तो रेखीय डीएनए का दोनों सिरा खुला होता है, फ्री होता है। सिरा कहने का मतलब ये, इसका सिरा फ्री है, इसका ये सिरा फ्री है। लेकिन अगर ये गोल हो जाएगा, रेखीय इस प्रकार हो जाएगा, तो क्या इसका दोनों सिरा फ्री है? नहीं, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गोलाकार डीएनए मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और रेखीय डीएनए मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा,
गोलाकार डीएनए प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है? जीवद्रव में। कहाँ पाया जाता है? जीवद्रव में। और ये रेखीय डीएनए यूकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। बताए थे ना शुरू में ही, ठीक है, इस प्रकार से। और डीएनए बना किसका होता है? न्यूक्लिक अम्ल का। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक है, इस प्रकार से। और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और उस राइबोसोम को बोलते हैं 70S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। उस राइबोसोम का क्या नाम है? 70S राइबोसोम। तो पूछेगा यूकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया में कैसा राइबोसोम देखने को मिलता है? 70S राइबोसोम। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आगे बताया जाएगा, ठीक है। फिर होता है अंतर्विष्ट पिंड। ये क्या होता है? ये कोशिका के जीव द्रव में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव द्रव में पाया जाता है। ये जैसे कोशिका है, ठीक है, और इसका ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव है। तो ये अंतर्विष्ट पिंड भी यहीं पाया जाता है। अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है? छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण होते हैं। किसका कण? या तो वो भोजन का कण हो सकता है, भोजन का जो भी रूप में होता है, जैसे कि हम लोग में भोजन ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का कण इसमें जमा रहेगा ग्लाइकोलिसिस के रूप में। और पेड़ पौधों में क्या बनता है? स्टार्च, तो स्टार्च का कण इसमें जमा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अंतर्विष्ट में कुछ नहीं होता है, भोजन के जमा करने का कुछ कुछ कण होता है इसमें, भोजन जमा करने वाला कण होता है, इसी को बोलते हैं अंतर्विष्ट पिंड। अगला होता है गैस रसधानी। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है गैस रसधानी। रसधानी क्या होता है? आगे प्लांट में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाता है, ये बहुत बड़ा, इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। तो गैस राजधानी केवल प्रोकैरियोटिक में मिलता है। गैस राजधानी किसमें मिलता है? केवल प्रोकैरियोटिक। गैस राजधानी करता क्या है? इसमें गैस जमा करता है। गैस राजधानी में क्या करता है? बैक्टीरिया गैस जमा करता है। और उस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। नाम क्या है बैक्टीरिया का? साइनोबैक्टीरिया। और बहुत सारा अलग अलग बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है कि गैस राजधानी का उदाहरण दीजिए, तो क्या लिखना है? साइनोबैक्टीरिया। गैस राजधानी का उदाहरण क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? राजधानी के अंदर गैस को जमा रखता है। तो इस प्रकार से आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है समाप्त। और इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, यूकैरियोटिक कोशिका को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।